जो किसान वर्ग है या जो गांव का छोटा व्यापारी है, जो एग्रीगेटर है छोटा सा, और उसे अपने भाव माल को औने पौने दामों में बेचना ही पड़ता है। ये प्रॉब्लम हम किसानों के साथ में ही क्यों देखते हैं, बाकी चीजों में ऐसा क्यों नहीं है। जी। आपने मान लीजिए बहुत अच्छा कोई टी शर्ट का फैक्ट्री बनाया, तो आप आराम से ऑनलाइन जाते हैं, लिस्ट करते हैं, बेचते हैं। ये यहाँ क्यों नहीं हो पा रहा है ये। तो ये जो बेसिक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए, दैट इज अपना गोदाम। विच मीन्स जहाँ पे कोई मिनिमम स्टॉक रखने की शर्त नहीं है। ओके। अगर एक बोरा भी है तो आप वेयर हाउसिंग यूज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे कंपनी के बारे में बात करेंगे जो किसानों के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, जिससे उनको ऑनलाइन अपना पैदावार का सही दाम मिल रहा है। कंपनी का नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि है अपना गोदाम। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। आप थैंक यू। अपने और अपने कंपनी के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। थैंक यू सो मच शायरी फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। अपना गोदाम जो कंपनी का एक नाम या ये जो हमने रखा है, इसके पीछे एक स्टोरी है। देखिए, हम जितने भी अनाज हम कंज्यूम करते हैं, जो हम यूज में कंजम्पशन करते हैं, वो उसकी पैदावार किसी पर्टिकुलर एक सीजन में होती है और उसे 12 महीने हम उपभोग करते हैं। तो इस दौरान वो कहीं ना कहीं स्टॉक होना होता है। अनफॉर्चुनेटली जो किसान वर्ग है वो इसे पैदावार के तुरंत बाद बेच देते हैं, जिससे उन्हें अच्छे भाव नहीं मिल पाते, क्योंकि उस समय सप्लाई ज्यादा हो जाती है और डिमांड रहती नहीं है। और अक्सर ये सारा स्टॉक जो करने का काम है, ये जनरली कमोडिटी ट्रेडिंग कंपनीज हैं, स्टॉकिस्ट हैं, वो लोग इसे यूज कर पाते हैं। और उन लोगों के पास अपने खुद ही के वेयर हाउसेज होते हैं, उनके पास खुद ही के फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, जिसकी वजह से वो ये सब कर पाते हैं। लेकिन जो किसान वर्ग है या जो गांव का छोटा व्यापारी है, जो एग्रीगेटर है छोटा सा, वो ये सब फैसिलिटीज यूज नहीं कर पाता है और उसे अपने भाव माल को औने पौने दामों में बेचना ही पड़ता है। तो जी। हमने ये प्रॉब्लम को बहुत क्लोजली वॉच किया कि जो जितने भी वेयर हाउसेज देश में बने हैं, वो सब एक डिजाइन बाय डिजाइन ही बड़े लेवल या एक बड़े साइज के स्टॉक के लिए है। अब देखिए, जैसे एक वेयरहाउस में जो स्टैक होता है, हम्म। जिसमें स्टैकिंग पैटर्न होता है, वो है 20 फीट इंटू 30 फीट, अच्छा। जिसमें 150 टन माल स्टॉक किया जाता है। अब अगर हम वेयरहाउस की डिजाइन के हिसाब से चले, तो हर वो व्यक्ति जो कम से कम 150 टन स्टॉक वेयरहाउस में लगाएगा, फिर उसे ही भंडारण और ये वित्त की सुविधा मिलेगी, जिसकी वैल्यू अगर मैं गेहूं की भी लूं तो है 30 लाख रुपया। अच्छा। तो बाय डिजाइन ही हमने किसान को और छोटे वर्ग को आउट कर दिया। तो ये जो बेसिक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए, दैट इज अपना गोदाम। विच मीन्स जहाँ पे कोई मिनिमम स्टॉक रखने की शर्त नहीं है। ओके। अगर एक बोरा भी है तो आप वेयर हाउसिंग यूज कर सकते हैं। दैट इज वेयर अपना गोदाम। आई बिलोंग टू ए आड़तिया फैमिली। मेरे मेरे फादर और हमारी जो फैमिली है, वो पूरे अनाज के ही काम में इन्वॉल्व थी। और 2003 नवंबर में मैंने सीए करने के बाद और सीएस करने के बाद में फादर का बिजनेस ज्वाइन ना करके एक बार 11 साल एक्सपोजर के लिए बैंक ज्वाइन किया। और वहां मैंने एचडीएफसी बैंक में छोटे से उसको बहुत बड़ा होते हुए देखा। और इस दौरान मुझे एक हमेशा एक अंदर एक कुछ ना कुछ एक मोटिवेशन या एक चैलेंज मुझे लगता रहता था कि ऐसा क्या काम किया जाए जिसमें हम भी उसको खूब बड़ा करें। तो मुझे लगा कि क्यों नहीं हम जो हमारा अनाज का बिजनेस है, उसी में ऐसा कुछ रिवोल्यूशनरी स्टेप लेके आते हैं, जिसमें मिलियंस ऑफ फार्मर्स का की लाइफ में कुछ इम्पैक्ट आए, उनका उनका जो आय का साधन है उसमें कुछ बढ़ोतरी हो और उनकी लाइफ बेहतर हो। इसलिए हमने अपना गोदाम के नाम से ये वेयर हाउसिंग कंपनी की शुरुआत करी। तो सर, ये जो अपना गोदाम है, इसको शुरू करने का जो आइडिया है वो आपको कब और कैसे आया सर? हाँ, इसके पीछे भी देखिए बहुत अच्छी कहानी है। मैं किसी एक इनफैक्ट सबसे पहला जो हमने वेयर हाउस बनाया था, वो बिल्कुल जैसे बाकी वेयर हाउसेस बने हुए हैं ऐसा ही बनाया। अच्छा। उसमें बहुत अच्छी हाइट और बहुत लंबा, और वो उसमें केवल 150 टन मिनिमम माल रखने वाला, उस हिसाब से हमने बनाया। लेकिन उसमें हमने ये देख लिया कि छोटा वर्ग तो नहीं आ रहा है, इसमें तो केवल बड़े बड़े व्यापारी और बड़ी कंपनियां ही आ पा रही हैं। हम्म। तो फिर मैं किसी एक काम के सिलसिले से मैं दिल्ली गया।
और वहां मुझे एक दिन रात को स्टे करना पड़ा। अच्छा। मैं ठहरा एक ओयो के होटल में, और वो होटल कैसा था, एक कॉलोनी के अंदर एक घर था 3 BHK, जिसको उन्होंने होटल के रूप में कन्वर्ट किया और एक अफोर्डेबल लिविंग स्पेस बनाया हुआ था। तो मुझे उस दिन स्ट्राइक किया कि हम क्यों ये बड़े स्केल के और बड़े बड़े शेड्स बनाने के लिए पीछे भाग रहे हैं। क्यों नहीं हम बंद पड़ी हुई फैक्ट्री, शेड्स, गोदाम जो काम नहीं आ रहे हैं, उन सबको यूज करके एक फार्मर को अफोर्डेबल, जहाँ कोई मिनिमम क्वांटिटी की कंडीशन ना हो, एक ऐसा ऑप्शन दे रहे हैं। तो उधर से ही मैंने ये सोच लिया कि हम भी जो है वेयरहाउसिंग बिजनेस को ओयोनाइज करेंगे। एक टर्म दिया हमने, ओयोनाइजेशन ऑफ एग्री वेयरहाउसेस। तो हमने उसके बाद में आके एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, और हमने एक एड दिया पेपर में कि जिस किसी के पास कोई बंद पड़ा शेड है या कोई फैक्ट्री है जो काम नहीं आ रही है, तो आप हमें बताएं, हम उसे रिपेयर करके वेयरहाउस में कन्वर्ट कर देंगे, और जो भी किराया आएगा उसका 50-50 शेयरिंग कर देंगे। तो ये जब हमने पेपर में ऐड दिया तो मेरे पास 6,000 कॉल आए। तो वो ये बताता है कि हमारे देश में, मतलब इनफैक्ट वो केवल राजस्थान में ही आए। तो अच्छा। अगर राजस्थान में केवल एक स्टेट में ही 6,000 ऐसी स्पेस है अवेलेबल, तो पूरे देश में आप सोचिए कितने बहुत infrastructure होंगे। available है। जी। तो ये एक बहुत बड़ा बूस्ट था हमारे लिए कि हम अब बिना कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किए, बिना कोई फिक्स्ड रेंट किए, हम लोग रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में वेयरहाउसिंग स्पेस को बहुत बड़ा बना सकते हैं। तो इसलिए हमने फिर वेयरहाउसिंग लॉन्च सर्विसेज को वेयरहाउसिंग बढ़ाना शुरू कर दिया। एक वेयरहाउस से 2, 4, 5, 8, 12 वेयरहाउसेज कर लिए। और फिर धीरे धीरे हमने देखा कि देखिए, जो वेयरहाउस में किसान माल लेके आते हैं, वो केवल भंडारण के लिए ही नहीं आते। इसके पीछे उनका एक उद्देश्य और भी है। वो उस माल को गिरवी रख के उस पर कुछ समय के लिए लोन भी लेना चाहते हैं, ताकि अच्छा। उनका जो लिविंग है वो अच्छे से हो पाए, और उन्होंने जो खाद बीज के लिए पैसा उधार लिया वो चुका पाए, और उनका एक लाइफ रूटीन में चल पाए। जी। दैट इज कॉल्ड कमोडिटी फाइनेंसिंग। तो अक्सर जो बैंक्स हैं, उनकी एक बैंडविड्थ इश्यूज होते हैं कि वो छोटे छोटे कस्टमर्स को कमोडिटी फाइनेंस नहीं दे पाते। जी। वो 1 करोड़ का एक केस करने में खुश रहेंगे, लेकिन अगर उन्हें कहा जाए 1-1 लाख के 100 केस करो, तो कर नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं नहीं, करना कर नहीं चाहते हैं, सकते। करना चाहते हैं, बट दे हैव देयर ओन लिमिटेशंस। हम्म। So for that reason, we incorporated one NBFC company, our own fintech company, जिसमें हमने डिजिटल कमोडिटी फाइनेंस देना शुरू कर दिया। तो देखिए, अब सेकंड प्रॉब्लम आई, हमने उसका सॉल्यूशन निकाला। जी। फिर हमने देखा कि अच्छा, लोन भी दे दिया, 10 महीने 11 महीने माल रख भी लिया, किसान को भाव का फायदा भी मिलने लग गया। लेकिन फिर उसको बेचने के लिए मंडी जाना पड़ता था, क्योंकि किसान का माल तो मंडी में बिकेगा, और मंडी में लेके जाने का मतलब उसका जो एक पैटर्न था जो शुरुआत से वो चला आ रहा था, उसको ब्रेक तो नहीं हुआ ना। वो जी। 2 स्टेप्स आपने कर दिए, फिर उसको वहाँ पुराने पैटर्न में जाना पड़ रहा था। तो फिर हमने सोचा इसका भी सोल्यूशन होना चाहिए। इसी दौरान 2017 में मॉडल APLM एक्ट रोल आउट हुआ, जिसमें केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से रिक्वेस्ट किया कि आप लोग ऑन ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कीजिए। अच्छा। इसके अंदर 16 राज्यों ने उस रिफॉर्म को अडॉप्ट किया। ओके। तो हमने फिर उस ट्रेडिंग वाले ऐप जो प्रोविजन है उसको भी ऐप में डाल दिया कि भाई अब आप भंडारण भी कीजिए, लोन भी लीजिए, और बेच भी ऑनलाइन दीजिए। जी। तो ये करते ही अब किसान का जो तीसरा वाला प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो गया। हम्म। अब जब हमने छोटे छोटे वेयरहाउसेस के अंदर ट्रेडिंग कराना शुरू कर दिया, तो अगला चैलेंज ये आने लग गया कि जो व्यापार, जो मिलर्स है, प्रोसेसर, जिनको ये रॉ मटेरियल चाहिए होता है अपने आटा मिल, दाल मिल, या तेल मिल, या कोई भी फूड प्रोसेसिंग वो करते हैं उसके लिए चाहिए, तो वो लोग लॉजिस्टिक मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि आपने जो वेयरहाउसेस खोला हुआ है वो बहुत दूर दराज गाँव में छोटा सा वेयरहाउस है, कोई पुराना गोडाउन, पुरानी फैक्ट्री है, और अब जो बायर है वो वहाँ अपना ट्रक लगाना और लेबर की व्यवस्था करना उसके पॉसिबल है नहीं। तो हमने उसके लिए फिर एक लॉजिस्टिक मटेरियल डाल दिया कि साहब हम फार्म पिकअप और फैक्ट्री ड्रॉप दोनों करेंगे। तो अच्छा। अब किसान को अगर माल वेयरहाउस से वहां कराना है तो वो पिकअप भी हम कर लेते हैं, उसके लिए एक लॉजिस्टिक का बटन दे दिया ऐप में। और अगर किसी को अपना माल मंगाना है फैक्ट्री में, तो उसके लिए एक पिकअप का रिक्वेस्ट डाल दो और हम ड्रॉप कर देंगे। तो दिस इज हाउ स्टेप बाय स्टेप हमने एक एक डॉट को कनेक्ट करते करते हुए पूरा सर्कल बनाया है, और इस तरीके से एक अपना गोदाम, एक फुल स्टैक पोस्ट हार्वेस्ट ऐप बन गया, जिसमें हमने एंड टू एंड सारी सर्विसेज एक ही प्रोडक्ट पे, एक ही ऐप पे दे दी। तो सर देखिए, आपने तो किसानों के जो समस्याएं हैं, ठीक है, वो आपने सॉल्व कर दिए, इतने सारे आप जो सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये करने के लिए शुरुआती दिनों में आपको कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था सर? देखिए, चैलेंजेस काफी रहे। ऐसा नहीं है कि ये एकदम इजी था और केक वॉक और हम चले गए शुरू करना, हमने ऐसे शुरू किया इसको। जो फार्मर का ट्रस्ट, ये एक मिथ है। जब हम कहते हैं कि गांव के लोग
या किसान लोग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, वो लोग ऐप कैसे चलाएंगे, या उनके मोबाइल फोन होते नहीं होंगे। जी। ये एक जब हम वहां गए फील्ड में, तो हमें ये नजर आया कि अगर कहीं किसान को कहीं किसी चीज में फायदा है, तो वो हम लोगों से ज्यादा कोशिश करता है किसी भी चीज को अपनाने में। जितना एफर्ट एक अर्बन किसी व्यक्ति को कोई चीज समझाने में लगेगा, या जितना समय एफर्ट डालोगे आप, उससे बहुत कम समय, बहुत कम एफर्ट डालना पड़ेगा आपको, अगर आप फार्मर के फायदे की बात करोगे। जी। तो इसलिए अच्छा, हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया अनाज की, ओला उबर। उसमें क्या था कि खेत से माल उठ के वो सीधे ही मिलर के पास चला जाएगा, वेयर हाउस में आएगा ही नहीं। ठीक है, दैट वाज अ पास थ्रू ट्रांजैक्शन। इट विल नॉट इन्वॉल्व एनी वेयर हाउसिंग, स्टोरेज, फाइनेंस, नथिंग, केवल एंड टू एंड ट्रेड। अच्छा। तो जब हमने उसको लॉन्च किया, उसमें ये था कि जितने भी बायर हैं वो अपना पिन कोड और अपना प्राइस ऐप पे डालते हैं, और हमने उस मोबाइल ऐप में एक एल्गोरिदम डिजाइन किया हुआ है, जिसमें जैसे ही कोई किसान अपनी ऐप पे रिक्वेस्ट डालता है माल बेचने के लिए, सिस्टम उसका पिन कोड फेच कर लेता है, और सारे बायर्स के पिन कोड से उसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करके उसकी क्या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आने वाली है, वो हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे निकाल कर उस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को रेस्पेक्टिव बायर्स के बिड प्राइस में लेस करके, हमारा कमीशन, गवर्नमेंट टैक्सेस, पैकिंग मटेरियल, सब कुछ लेस करके नेट टेक होम प्राइस दिखा देता है साथ। तो अब किसान को जो ऐप पे भाव दिख रहा है वो वही दिख रहा है जो उसके जेब में मिलने वाला है। तो इसलिए जो सारे बायर्स में से सबसे अच्छा बायर कौन है, ये डिसाइड करने के लिए उसे कुछ और करने की जरूरत नहीं है। हमने वो फैसला उसके सामने ऐप पे ला के रख दिया। तो जब हम इस तरह के प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहे थे, तो मुझे ये पहला ट्रांजेक्शन करने में 2.5 महीने लग गए, क्योंकि रोज नया चैलेंज आता था। कि हम कभी किसी जगह पे हम गए तो वहाँ एक ट्रक जितना माल नहीं होता था, उसका एग्रीगेशन मॉडल तैयार किया। फिर वो फार्मर्स है, उनके पास आप बेशक कितनी फायदे की चीज लेके जाओगे, अगर आप लेके जाओगे तो वो इतना अच्छे से नहीं सुनेगा, लेकिन आप किसी लोकल किसी आदमी को साथ लेके जाओगे ना, तो वो आपकी बात अच्छे से सुनेगा। तो बिल्कुल। हमें ये भी रियलाइज हो गया कि भाई अगर हम सोचे कि केवल ऐप से सारा कुछ होने वाला है, तो नहीं होने वाला। आपको लोकल किसी आदमी को मीडिएटर बनाना पड़ेगा। हाँ, ये है कि जो मीडिएटर आज है, उसके बनिस्पत आपको एक अलग तरीके का मीडिएटर चाहिए, जो आपको अलग तरीके से हेल्प करे। तो हमने एक लॉजिस्टिक पार्टनर की एक ऐप और बनाई, जिसमें हमने क्या किया कि जैसे ही कोई किसान बटन दबाता है, तो उसका अलर्ट जाता है सबसे नजदीकी हमारे एजेंट के पास, और वो एजेंट तुरंत जाके उसको हैंडल लेता है कि बताइए सर, आप माल बेचा जाते हैं, आपका ये भाव दिख रहा है, तो तुरंत उसका क्वालिटी चेक कर लेता है, पैकेजिंग मटेरियल लेके जाता है, वहीं पैक कर देता है, ट्रक कॉल कर लेता है, ट्रक में लोड कर देता है, और वो माल को बायर को डिस्पैच कर देता है। तो इस तरीके से एक मीडिएटर का नेटवर्क हमने तैयार किया, दैट इज कॉल्ड लॉजिस्टिक पार्टनर नेटवर्क। तो वो जो लॉजिस्टिक पार्टनर है, वो उनकी भाषा में बात करता है, लोकल लैंग्वेज में उनसे डील करता है, हमारी बात उनको समझाता है। और जब मैंने पहला ट्रांजैक्शन किया 2.5 महीने के बाद, उसके 3 दिन के बाद 250 रिक्वेस्ट ऐप पर डेली आने लग गई, और हमारे जो एजेंट्स हैं वो इतना हैंडल ही नहीं कर पाए कि हमें तुरंत हमारा जो ज्योग्राफिकल एरिया ऑपरेशन था उसको हमें शॉर्ट करना पड़ा। तो सर रिस्पॉन्स आपका बहुत ही बढ़िया आ रहा है कस्टमर से, लोकल से। हाँ। ओके। तो सर ये जो हमारे किसान भाई है, जो आप समस्याओं के बारे में बता रहे थे, उनका मेन समस्या उनका ये है कि वो अपने पैदावार को बेच भी पा रहे, तो उनको अच्छा दाम नहीं मिल रहा है। तो ये क्यों हो रहा है समस्या सर? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि ये प्रॉब्लम हम किसानों के साथ में ही क्यों देखते हैं, बाकी चीजों में ऐसा क्यों नहीं है। आपने मान लीजिए बहुत अच्छा कोई टी शर्ट का फैक्ट्री बनाया, तो आप आराम से ऑनलाइन जाते हैं, लिस्ट करते हैं, बेचते हैं। ये यहाँ क्यों नहीं हो पा रहा है? ये इसका कारण ये है, देखिए, एग्रीकल्चर इज ए स्टेट सब्जेक्ट, और हर स्टेट का अपना एक एपीएमसी लॉ है, और यह एपीएमसी लॉ रेस्ट्रिक्ट करता है कि लाइसेंस ट्रेडर के अलावा कोई और आदमी किसानों की अनाज को बिकवा नहीं सकता। अगर आप बात करेंगे फल सब्जी की, तो फल सब्जी पूरे देश पे डिनोटिफाइड है, उसके लिए कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई भी आदमी व्यापार शुरू कर सकता है। लेकिन अगर आप बात करेंगे अनाज की, तो इट इज स्टिल ए रेगुलेटेड आइटम इन विच somebody who wants to get into trade of commodity needs to take a separate license from the nearest APMC। पर जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो मॉडल APLM एक्ट आया, जहां पे इन्होंने प्राइवेट मंडीज या ऑनलाइन ट्रेडिंग एप्स को अलाउ किया है, ये एक गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि इसके अंदर एक प्रोविजन है, जो कोई आदमी इस ऐप को डाउनलोड करता है या इस ऐप के थ्रू व्यापार करता है, तो उसके ट्रेड को लाइसेंस माना जाएगा, और उसका जो भी टैक्स बनेगा उसकी जिम्मेदारी ऐप ऑपरेटर की रहेगी। तो इस तरीके से हर आदमी को काम करने के लिए अलग से कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। मोबाइल पे प्ले स्टोर पे जाके ऐप डाउनलोड कीजिए और आप कमोडिटी ट्रेडर बन गए।
So that's the beauty of this online trading channel. तो सर देखिए, जैसे कि आपके साथ जो किसान जुड़े हुए हैं वो तो अपनी फसल की कटाई खुद ही करते हैं, लेकिन उनके लिए बहुत ही समस्या एक चीज हो जाती है, ग्रेडिंग सॉर्टिंग करना, जो सेल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ। तो क्या आप खुद वो ग्रेडिंग सॉर्टिंग आप उनके लिए कर देते हैं या किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू से आप उनको हेल्प करते हैं सर? देखिए, ये किसी भी नई कमोडिटी को समझने के लिए या उस कमोडिटी को हमारे एम्बिट में लाने के लिए हमें जो भी कुछ करना पड़ता है हम करते हैं। जैसे मान लीजिए राजस्थान की ग्राउंडनट, वो फेमस है, ये रोड साइड ठेला वाला जो सेक के बेचते हैं वहाँ काम आती है। तो हमें उसके अंदर ग्रेडिंग करनी पड़ती है, तो हमने जगह जगह हमारे ग्रेडिंग प्लांट्स डाल दिए। जो भी एक छोटा सा प्लांट आता है इसमें हमने उसका इन्वेस्टमेंट किया। बट इफ यू आस्क मी कि हर कम्युनिटी के लिए या हर लोकेशन के लिए हम ऐसा कोई समाधान लेके आएंगे, तो आई वुड से कि देखिए, एग्रीकल्चर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो सॉल्व करनी है। अगर सारी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने बैठूंगा तो कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। इसलिए मुझे किसी एक चीज फोकस करना है, और वो फोकस क्या है कि पोस्ट हार्वेस्ट मार्केट लिंकेज में जो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल की तरह काम आता है, जिसमें मुझे कोई मेहनत करनी नहीं पड़ रही है, एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं पड़ रहा है, तो ही हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। अगर उसमें मुझे कुछ मैनुअल ऑपरेशंस करने पड़ रहे हैं, देन आई विल लूज माय स्केलेबिलिटी देयर। हम लोग जैसलमेर के किसानों के ग्राउंडनट को सीधे ही बिहार के स्ट्रीट वेंडर्स के पास पहुंचाते हैं, और इस तरीके की एक जो कॉस्ट इफेक्टिव और शेयर्ड मॉडल जो है उससे हम ग्रेडिंग करवा के बेच रहे हैं। तो सर क्या उससे क्वालिटी का कुछ ऐसे इश्यू नहीं होता है, क्योंकि जो छोटे किसान है वो खुद तो ग्रेडिंग या सॉर्टिंग आउट कर नहीं पाते हैं सर? शायद देखिए, मैं आपको बताता हूँ, दो चीजें हैं। एक तो है हॉर्टिकल्चर, फल सब्जी, जहाँ पे आप डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं, घरों में आप उसको खुद आप खरीदते हैं, तो वहां आपको ये सब चीज चाहिए। गेहूं, जौ, चना, सरसों, अब इन सब चीजों को हम डायरेक्ट कंज्यूम करते नहीं है। अल्टीमेटली पहले किसी फैक्ट्री में जाने हैं, वहां उनका एक प्रोसेस होना है, उसकी पिसाई होनी है, या उसकी दाल बननी है, या तेल बनना है, उसके बाद वो पैक होकर आपके पास आता है। तो बेसिकली जो नॉन पेरिशेबल कमोडिटी है, B2B स्पेस है, इसमें ये इंडस्ट्रीज में जाना है, तो वहां इसकी ग्रेडिंग की इतनी इंपॉर्टेंस रहती नहीं है, क्योंकि हर इंडस्ट्री को अपने हिसाब से ग्रेड करना है, हर इंडस्ट्री को अपने हिसाब से डील करना है। तो सर एक और सजेशन हमारे दर्शक आपसे लेना चाहेंगे कि जो छोटे स्तर के जो किसान हैं वो खुद अगर ग्रेडिंग करना चाहते हैं तो उनको कौन से मशीन का इस्तेमाल करना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, ये जो ग्रेडिंग का जो क्वेश्चन है, इसमें पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आप जो कम्युनिटी सेल कर रहे हैं, क्या उसका मार्केट वो किस तरीके का है। अगर आप कहते हैं कि मेरे पास ऐसा ग्राउंड नट है जिसका साइज बहुत बड़ा है, मुझे साइजिंग करनी है, वहाँ बिल्कुल उन्हें करना पड़ेगा, और उसके लिए मार्केट में मोबाइल साइजिंग मशीन आती है, ग्रेडिंग मशीन आती है, जो हमने भी इसका टेस्टिंग भी किया है, जिसमें वो टायर माउंटेड होती है और वो ट्रैक्टर के पीछे टोचन होके और सब जगह ट्रेवल करती है, और वहाँ पे उसको हम ग्रेडिंग करके सेल करवाते हैं। हमने उसका प्रयोग किया भी है। तो वो कम्युनिटी बेस्ड सॉल्यूशन है जो हम निकालते हैं। तो सर आपने जैसे बताया कि आप अपने ऐप के थ्रू से भी एंड ऑफलाइन में भी किसानों को बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इससे उनका क्या फायदा हो रहा है और कितने किसान अभी आपसे जुड़े हुए हैं सर? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो जानने की है वो ये है कि कोई भी किसान माल बेचना चाहता है और उसके लिए हजारों ऐप मार्केट में है। बहुत सारे लोग ये सब काम करते हैं कि डायरेक्ट कनेक्ट आते हैं। वो बायर्स की लिस्ट एक जगह हम डाल देते हैं, फार्मर्स की लिस्ट एक जगह डाल देते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में ट्रेड नहीं हो पाता। फार्मर को ऐप में दिख रहा है कि हैदराबाद में एक बायर है जो मेरा गेहूं इतने में खरीदने को तैयार है, कर्नाटका में एक बायर है, उसका प्राइस ये बहुत अच्छा प्राइस दे रहा है, उसको मैं बेचना चाहता हूँ, दिल्ली में एक आदमी उसका ये प्राइस है, बट फिर भी वो ट्रेड क्यों नहीं हो पाता है? वो ट्रेड इसलिए नहीं हो पाता है कि किसी भी व्यापार को करने के 3 स्तंभ है: क्वालिटी, डिलीवरी एंड पेमेंट। Who will take care of quality, who will take care of delivery and who will take care of payment? तो इन तीनों चीजों को आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक वो एक प्राइस डिस्कवरी ही होगा, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा। और एग्जीक्यूशन करने के लिए आपको एक थर्ड पार्टी नेटवर्क की जरूरत पड़ती है, जो हमने तैयार किया है, लॉजिस्टिक पार्टनर नेटवर्क। वो लॉजिस्टिक पार्टनर नेटवर्क में वही लॉजिस्टिक पार्टनर जाता है किसान के पास में, वहीं उसको क्वालिटी चेक करता है, वहीं पैक करता है, वहीं सेल करता है। तो इसी तरीके से हम न केवल प्राइस डिस्कवरी में उसकी हेल्प करते हैं, बल्कि उस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो भी हम करा रहे हैं। तो तभी जाके फार्मर को रियल सेंस में कोई बेनिफिट उसके जेब में आता है। और अभी सर आपका मंथली टर्नओवर कितना हो रहा है सर अभी? देखिए, हमारे अनाज की लाइन में थोड़ा सा मंथली
की जगह थोड़ा सीजन से चलता है, रबी और जी खरीफ। जी जी। So last year we did 42 crore rupees वाओ turnover, and this year we are about to cross 100 crore. वाओ, दैट्स ग्रेट सर। तो सर ये अपना गोदाम जो आपने खुद बनाया है अपने हाथों से, इसको लेके आपका फ्यूचर गोल्स क्या है सर? पूरे देश में 3 लाख गांव है, और हर गांव में कम से कम 2 या 3 स्मॉल एग्रीगेटर्स हैं जो छोटे छोटे माल को इकट्ठा करते हैं और एक ट्रक लोड बनाते हैं ताकि इस माल को दूर बेचा जा सके। तो वो जो 3 लाख या 6 लाख जो एग्रीगेटर्स हैं, हम सबसे पहले उन सब एग्रीगेटर्स को हमारे ऐप पे, नेटवर्क पे जोड़ना चाहिए ताकि वो लोग जो प्राइस डिस्कवरी में पार्टिसिपेट कर पाए और पूरे देश में जो सबसे अच्छा बायर है वो उनके सामने आ पाए और वो उसको सप्लाई कर पाए। तो हमारा ये टारगेट है कि हम ये जो ऐप है इसको जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, मुझे कोई नए नेटवर्क, नए एजेंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। वो एजेंट्स ऑलरेडी हैं वहाँ पे, वो काम कर रहे हैं, इनफॉर्मल तरीके से कर रहे हैं। वो कैश में खरीदते हैं, फिर उसको इकट्ठा करते हैं, फिर मंडी में ले जाके बेचते हैं। हम उन्हीं को हमारी ऐप पे कन्वर्ट कर रहे हैं कि वो जो एग्रीगेशन करते हैं उसको एग्रीगेशन के बाद में उससे वो ऑनलाइन ही सेल करें। तो ये हमारा टारगेट है कि हमें सारे गाँव में पहुंचना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे किसानों के लिए ऐसा एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस बनाया है आपने, जहाँ पे कि वो खाली अपना प्रोडक्ट जो है, अपना पैदावार जो है बेच ही नहीं सकते, उसके ऊपर लोन भी ले सकते हैं। फ्यूचर में हम चाहेंगे बिल्कुल कि ऐसे और भी अच्छे अच्छे आइडियाज आप लेकर आए हमारे किसान भाइयों के लिए। टूल्स विला टीम की ओर से सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। थैंक यू सो मच। जी।